आधिकारिक तौर पे देखें तो अपोलो 17 वो चांद पर भेजा गया आखिरी मानव मिशन था, दिसंबर 1972। उसके बाद इंसान कभी लौटा ही नहीं। इतिहास की किताबें यही कहती हैं, नासा भी यही कहता है और पूरी दुनिया भी यही मानती है। लेकिन इंटरनेट के कुछ अंधेरे कोनों में लीक हुए दस्तावेजों के दावों में और खोए हुए फुटेज की फुसफुसाहटों के बीच एक और ही कहानी जिंदा है। अच्छा, एक ऐसी कहानी जिसे कभी माना नहीं गया, एक मिशन जिसके बारे में कहते हैं वो इतना भयानक था कि उसने हमें हमेशा के लिए चांद से दूर कर दिया। और उस कहानी का नाम है अपोलो 18। अपोलो 18। तो आज हम इसी गहरी और सच कहूं तो काफी डरावनी साजिश की कहानी की परतों को खोलेंगे। हमारे पास स्रोत भी कई तरह के हैं। बिल्कुल। एक तरफ तो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली वेबसाइटें और 2011 की एक फाउंड फुटेज फिल्म जिसने इस कहानी को मतलब पूरी दुनिया में फैला दिया। हाँ, और दूसरी तरफ है नासा के आधिकारिक बयान, स्पेस इतिहासकारों के लेख और वैज्ञानिकों के विश्लेषण जो इन सब बातों को सिरे से खारिज करते हैं। सही बात है। तो हमारा मकसद ये तय करना नहीं है कि ये सच है या झूठ। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी बनी कैसे, इसके पीछे का आधार क्या बताया जाता है, और सबसे जरूरी ये इतनी असरदार क्यों है कि आधी सदी बाद भी लोग इस पर बात करते हैं। चलिए तो फिर यहीं से शुरू करते हैं। मतलब इस तरह की थियरी पैदा ही क्यों हुई? नासा कोई छोटा मोटा मिशन तो नहीं भूल सकता। अपोलो 18, 19 और 20 असल में प्लान तो किए गए थे, है ना? हाँ, और यही इस पूरी थ्योरी की जड़ है। वो मिशन सच में प्लान किए गए थे, रॉकेट्स तक तैयार थे, एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग ले रहे थे। तो फिर हुआ क्या? 1970 के दशक की शुरुआत में नासा ने अचानक उन्हें रद्द कर दिया। सार्वजनिक तौर पर यह कहा गया कि बजट में बहुत भारी कटौती कर दी गई है। ओके। वियतनाम युद्ध चल रहा था, देश में और भी मुद्दे थे, और सच कहूं तो चांद पर जाने का जो रोमांच था वो लोगों के लिए कम हो गया था। मतलब अपोलो 11 के बाद हर मिशन थोड़ा कम एक्साइटिंग लगने लगा था। बिल्कुल। तो आधिकारिक वजह थी पैसा और दिलचस्पी की कमी, जो सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है। और शायद कुछ लोगों के लिए ये कुछ ज्यादा ही सीधा साधा था। सही पकड़ा। यहीं से शक पैदा होता है। थ्योरी के समर्थक कहते हैं कि असली वजह कुछ और थी जिसे छुपाया जा रहा था, और उस वजह की शुरुआत हुई चांद के उस हिस्से से आने वाले कुछ अजीब सिग्नलों से, जो हमें पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता। हाँ, जिसे हम डार्क साइड ऑफ द मून कहते हैं। हालांकि तकनीकी रूप से वो डार्क तो नहीं है, सूरज की रोशनी वहां भी जाती है। हाँ, बस वो हमसे छिपा हुआ हिस्सा है। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक वहां से सिग्नल आ रहे थे। कैसे सिग्नल? देखिए, 1970 का दशक, शीत युद्ध अपने चरम पर था। अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। तो थियरी ये कहती है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चांद के उस पार से कुछ अजीब रेडियो सिग्नल पकड़े। वो प्राकृतिक नहीं लग रहे थे, उनमें एक पैटर्न था, एक दोहराव था, जैसे कोई तकनीक से बना सिग्नल हो। बिल्कुल। और डर ये था कि शायद सोवियत संघ ने चुपके से चांद पर कोई बेस बना लिया है। और इसी डर की वजह से थ्योरी के अनुसार अपोलो 18 को रद्द नहीं किया गया। उसे एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री मिशन बना दिया गया। अच्छा? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई पब्लिक लॉन्च नहीं, कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं, बस 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंधेरे की आड़ में चांद पर भेजा गया, ये पता लगाने के लिए कि उन सिग्नलों के पीछे कौन है। और यहीं से ये कहानी एक जासूसी थ्रिलर से निकलकर एक हॉरर स्टोरी में बदल जाती है। हाँ। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो फिल्म और ऑनलाइन फोरम में बताई जाती है। ये समझना जरूरी है कि अब हम उस नैरेटिव की बात कर रहे हैं जो थ्योरी के समर्थक बताते हैं। ये बहुत डरावना और असरदार है। हाँ, और ये कहानी एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले माहौल से शुरू होती है। सोचिए, 3 एस्ट्रोनॉट चांद के उस हिस्से पर उतरते हैं जहां से पृथ्वी एक नीले बिंदु की तरह भी नहीं दिखती। मतलब चारों तरफ सिर्फ अंतहीन अंधेरा और सन्नाटा। और रेडियो संपर्क भी तब टूट जाता है जब आपको यान चांद के पीछे होता है। आप अब ब्रह्मांड में पूरी तरह से अकेले होते हैं। कहानी के मुताबिक उतरते ही क्रू को एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने मिशन कंट्रोल को बताया कि चांद की सतह, वो कह रहे थे कि गलत लग रही थी। धूल, मिट्टी, जिसे रेगुलिथ कहते हैं, वो बिखरी हुई थी, जैसे हाल ही में वहां कोई चला हो या कुछ खोला गया हो। चट्टानों का आकार भी अजीब था, ज्यादा नुकीला और कोण वाला, जैसे प्रकृति ने नहीं, किसी ने बनाया हो। ये अस्त व्यस्त रेगुलिथ थियरी का एक बहुत अहम हिस्सा है। समर्थक पूछते हैं कि हवा और पानी के बिना चांद की सतह को कौन बदल सकता है? सही सवाल है। फिर कहानी आगे बढ़ती है।
एस्ट्रोनॉट्स अपना काम शुरू करते हैं और तभी पहली ऑडियो गड़बड़ी होती है। क्या? उनके हेलमेट के माइक्रोफोन में धातु के खुरचने जैसी आवाज आती है। पहले तो उन्हें लगा कि उनके अपने उपकरण में कोई खराबी है, लेकिन फिर वो आवाज घूमने लगती है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज उनके आसपास चल रही है, बहुत करीब। हाँ। लीक हुए फुटेज में, जो असल में 2011 की फिल्म से है, सतह पर कुछ परछाइयां हिलती भी दिखती हैं। और ये परछाइयां एस्ट्रोनॉट्स की नहीं थीं। नहीं, सूरज की रोशनी के बदलने से बन रही थीं। वो रोशनी के सोर्स के खिलाफ चल रही थीं। जो तो नामुमकिन है। बिल्कुल। क्रू घबराहट को मजाक में उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर एक एस्ट्रोनॉट कुछ ऐसा देखता है जिसे पहचाना नामुमकिन था। एक पत्थर। हाँ, एक पत्थर अपने आप हिलता है। वो लुढ़कता नहीं, बल्कि एक जीवित चीज की तरह अपनी जगह से खिसकता है, धीरे धीरे, जानबूझकर। और यहीं पे कहानी का सबसे भयानक मोड़ आता है। कैमरा उस पत्थर पर जूम करता है और वो पत्थर खुल जाता है। जो फुटेज में आगे दिखता है वो किसी बुरे सपने जैसा है। पत्थर असल में पत्थर थे ही नहीं। कहानी के अनुसार वे मकड़ी जैसे जीव थे जिनका शरीर पत्थर के कवच से ढका था। वो चांद की सतह से पूरी तरह घुल मिल जाते थे, शिकारियों की तरह। हाँ, शिकारियों की तरह बिना हिले डुले इंतजार करते थे। उनका शरीर चांद की चट्टानों की हूबहू नकल था और उनकी हरकतें एकदम खामोश। कहानी के मुताबिक उनमें से एक जीव एक एस्ट्रोनॉट के बूट से चिपक जाता है। हाँ। जो लीक ऑडियो लॉग्स हैं उनमें आप चीख पुकार और अफरा तफरी सुन सकते हैं। ये मेरे पैर पर है, इसे हटाओ, एक आवाज चिल्लाती है। हार्ट रेट मॉनिटर के अलार्म बजने लगते हैं। और वो जीव, वो किसी ड्रिल मशीन की तरह सटीकता से उसके स्पेस सूट में छेद कर देता है। एस्ट्रोनॉट को ऐंठन होने लगती है, उसकी आवाज घुट जाती है और फिर खामोशी। उसका बायो मॉनिटर फ्लैटलाइन हो जाता है। मिशन कंट्रोल में बैठे लोग सन्न रह जाते हैं। वे तुरंत मिशन रद्द करने का आदेश देते हैं। अपोलो 18 मिशन अबॉर्ट करो, फौरन वापस लौटो। लेकिन कहानी के अनुसार चांद ने उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दिया। जैसे ही बचे हुए 2 एस्ट्रोनॉट अपने लैंडर की तरफ भागते हैं सतह से, दर्जनों और ऐसे ही पत्थर जिंदा हो उठते हैं। वो जमीन से ऐसे निकलते हैं जैसे वे उसी का हिस्सा हों। और वो सिर्फ हमला नहीं कर रहे थे, वो एक रणनीति के तहत काम कर रहे थे। वो लैंडर तक पहुंचने का रास्ता काट रहे थे। एक और एस्ट्रोनॉट को वो जीव अंधेरे में खींच ले जाते हैं। उसके सूट की लाइट वो कुछ देर तक छटपटाती है और फिर हमेशा के लिए बुझ जाती है। आखिरी एस्ट्रोनॉट वो किसी तरह लड़खड़ाता हुआ जख्मी हालत में लैंडर के अंदर पहुंच जाता है, अकेला, डरा हुआ। वो दरवाजा बंद करता है और उसे लगता है कि वो सुरक्षित है। अपोलो 18 से आया आखिरी संदेश, जैसा कि थ्योरी में बताया गया है, बहुत टूटा फूटा है। लेकिन उसके कुछ हिस्से साफ सुनाई देते हैं। एस्ट्रोनॉट चिल्ला नहीं रहा, वो फुसफुसा रहा है। वो कहता है कि उसे लैंडर के अंदर अपने साथ कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, खरोचने की, थपथपाने की, जैसे कोई चीज उसके साथ अंदर आ गई हो। उसके आखिरी शब्द थे, ये पत्थर नहीं है, ये यहीं है मेरे साथ। और इसके बाद नासा का संपर्क हमेशा के लिए टूट जाता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं। थ्योरी के मुताबिक हफ्तों बाद कैप्सूल ऑटोमेटेड सिस्टम पर पृथ्वी पर लौटता है और समंदर में गिरता है। बचाव दल उसे खोलता है और अंदर का मंजर भयानक था। कोई शरीर नहीं, सिर्फ दीवारों पर खून और पंजों के निशान, और हर जगह चांद की धूल, बहुत ज्यादा धूल। और इसके बाद एक बड़े सरकारी कवर अप की कहानी शुरू होती है। कैप्सूल को बायो हैजर्ड घोषित करके हमेशा के लिए दफना दिया जाता है। भविष्य के सभी अपोलो मिशन रद्द। हाँ, और उन 3 एस्ट्रोनॉट्स का नाम रिकॉर्ड से मिटा दिया जाता है, जैसे वे कभी थे ही नहीं। ठीक है, 1 मिनट सांस लेते हैं। ये एक जबरदस्त और बहुत ही डरावनी कहानी है, एक बेहतरीन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट। बिल्कुल है। लेकिन अब वापस अपने दूसरे स्रोतों पर आते हैं। नासा, वैज्ञानिक और इतिहासकार इस कहानी के बारे में क्या कहते हैं? इस नैरेटिव की हर कड़ी का क्या जवाब है? जवाब काफी सीधे और कह सकते हैं कम नाटकीय हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सीक्रेट लॉन्च। अपोलो मिशन में सैटर्न V रॉकेट का इस्तेमाल होता था, जो आज तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। सही। जब वो लॉन्च होता है तो उसे सैकड़ों किलोमीटर दूर से देखा और महसूस किया जा सकता है। उसे भूकंपीय सेंसर्स भी रिकॉर्ड करते हैं। 1974 में इस तरह के किसी भी लॉन्च का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसे छुपाना नामुमकिन होता। तो मतलब पूरा मिशन ही शुरू से नामुमकिन लगता है। और उस फाउंड फुटेज का क्या, जो इतना असली लगता है? वो 2011 की फिल्म अपोलो 18 का हिस्सा है।
ये एक मॉक्यूमेंट्री या फाउंड फुटेज स्टाइल में बनाई गई फिल्म है, जैसे द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट थी। अच्छा, ओके। फिल्म के निर्माताओं ने इसे बहुत चालाकी से मार्केट किया, जैसे ये असली लीक हुआ फुटेज हो। कई लोगों ने इसे सच मान लिया, लेकिन ये पूरी तरह से फिक्शन है। और वो रहस्यमयी सिग्नल, क्या सोवियत संघ या किसी और ने चांद पर कुछ बनाया था? देखिए, हमारे पास पिछले 50 सालों से चांद के बहुत ही विस्तृत नक्शे और तस्वीरें हैं। नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटल जैसी सैटेलाइट्स ने चप्पे चप्पे की तस्वीरें ली हैं। चांद पर किसी भी तरह की कोई बनावट या बेस नहीं है, न सोवियत संघ का न किसी और का। किसी का नहीं। जहां तक सिग्नलों की बात है तो रेडियो एस्ट्रोनॉमी में कई बार अजीब सिग्नल मिलते हैं, जो अक्सर सौर तूफानों या दूर की आकाशगंगाओं या हमारे अपने उपकरणों की गड़बड़ियों का नतीजा होते हैं। तो फिर असली सवाल, मिशन रद्द क्यों हुए? अगर कोई एलियन नहीं थे तो अरबों डॉलर के तैयार मिशनों को कबाड़ में क्यों डाल दिया? इसका जवाब राजनीति और अर्थशास्त्र में है, साइंस फिक्शन में नहीं। 1972 तक अमेरिका चांद की रेस जीत चुका था। हाँ। लोगों की दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। एक सर्वे के मुताबिक अपोलो 11 के बाद 50% से ज्यादा अमेरिकी चाहते थे कि चांद पर पैसा खर्च करना बंद कर दिया जाए। अच्छा। सरकार पर वियतनाम युद्ध और सामाजिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का दबाव था, तो नासा का बजट बेरहमी से काटा गया और अपोलो मिशन चलाना बहुत महंगा था। तो ये एक आर्थिक और राजनीतिक फैसला था, कोई रहस्यमयी फैसला नहीं। बिल्कुल। तो अगर इस थ्योरी के हर हिस्से का एक तार्किक जवाब मौजूद है, तो फिर ये इतनी पॉपुलर क्यों है? लोग आज भी इस पर क्यों यकीन करना चाहते हैं? क्योंकि ये कहानी हमारी कई गहरी भावनाओं और डरों को छूती है। पहला तो है सरकार पर अविश्वास। वाटरगेट जैसे घोटालों के बाद ये यकीन करना आसान हो गया था कि सरकारें बड़े बड़े राज छपा सकती हैं। दूसरा है अनजाने का डर। अंतरिक्ष विशाल और रहस्यमयी है, और शायद ये कहानी हमारे रोमांच की भूख को भी शांत करती है। मतलब ये मानना कि हम चांद पर गए और हमें सिर्फ पत्थर मिले थोड़ा बोरिंग है। सही बात है। लेकिन ये सोचना कि हमें वहाँ कुछ भयानक मिला और हम डर के भाग आए, ये कहीं ज्यादा दिलचस्प कहानियां है ना? बिल्कुल। ये एक आधुनिक मिथक है। जैसे पुरानी संस्कृतियों में समुद्र के राक्षसों की कहानियां होती थी, वैसे ही हमारे लिए अंतरिक्ष के एलियन हैं। अपोलो 18 की कहानी दिखाती है कि हम इंसान सबूतों से ज्यादा अच्छी कहानियों पर यकीन करना पसंद करते हैं। तो आज भी जब नासा इंसानों को चांद पर वापस भेजने की बात करता है तो इस थ्योरी का जिक्र फिर से होने लगता है। रोबोट भेजना एक बात है, लेकिन इंसानों को भेजना वो अलग है। हाँ, शायद इसलिए क्योंकि मशीनें चीखती नहीं है, मशीनें घबराती नहीं है, और सबसे जरूरी बात, मशीनें अपने साथ कुछ वापस नहीं लाती। अंत में ये सारे स्रोत हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि कुछ कहानियां सच से ज्यादा ताकतवर क्यों हो जाती हैं। अपोलो 18 की कहानी हमें विज्ञान और सबूतों के बारे में उतना नहीं बताती जितना हमारी अपनी साइकोलॉजी, हमारे डर और हमारी कल्पना की उड़ान के बारे में बताती है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि चांद पर उतरना क्या वाकई किसी के इलाके में घुसपैठ करना था? और अगर ऐसा है तो ब्रह्मांड के उन शांत कोनों में और क्या इंतजार कर रहा होगा जिन्हें खोजने के लिए हम इतने बेचैन हैं।